नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। मैं हूँ आपके साथ फरहीन सैफी। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, जो पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं और इतिहासकार भी हैं। अशोक कुमार पांडे जी, सब बहुत स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। नमस्कार, नमस्कार, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है आपसे कि जब आप साहित्य के आज तक के मंच पर गए, तो वहां पर आपसे सावरकर को लेकर सवाल पूछा गया, फिर नेहरू के माफीनामे पर सवाल पूछा गया। तो फिर ऐसा क्यों था कि जब सावरकर की बात आई या फिर नेहरू के माफीनामे पर बात आई, तो इसका जवाब दक्षिणपंथी जो वहां पर विचारक थे उन्होंने ना देकर चित्रा त्रिपाठी ने इसका जवाब दिया। नहीं, सवाल भी चित्रा त्रिपाठी ने ही पूछा था और उसका मैंने जवाब दिया और बहुत शांति से उन्होंने जवाब सुना वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी और चूँकि किसी के पास कोई जवाब था नहीं, मैंने कहा भाई अगर पंडित नेहरू ने ज़िंदगी में कभी कोई माफ़ीनामा माँगा है, माफ़ीनामा लिखा है, तो आप मुझे वो दिखा दीजिए। अब चूँकि उसका जवाब तथाकथित जो इंटेलेक्चुअल्स 2 बैठे हुए थे, उनके पास भी नहीं था और जो एंकर बैठी हुई थी, उनके पास नहीं था, तो वो बात वहीं पे खत्म हो गई थी। उसके बाद कोई सवाल-जवाब किया नहीं उन लोगों ने। और जनता ने सर ताली बजा के उसका स्वागत किया तो वो एक तरह से मतलब मेरा पॉइंट वहां एस्टैब्लिश हो गया था। सर तो मतलब उस बात में कितनी सच्चाई है जिसकी बात चित्रा त्रिपाठी कर रही थी? क्या वाकई जो नेहरू का माफीनामा था, कितनी सच्चाई है उसके अंदर? मैं वही बता चुका हूँ, जीरो सच्चाई है। नेहरू ने जिंदगी में कभी कोई माफीनामा नहीं लिखा। ये थोड़े कि मैं बार बार अलग अलग बात करूंगा, मैं तो तथ्यों के साथ बात करता हूँ। मैंने बाकायदा वहां भी तथ्य दिए। मैंने बताया कि नाभा का जिक्र सबसे पहले खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ने अपनी आत्मकथा में किया और पूरी कहानी बताई है वहां पर। ना तो कोई बांड भरने का मामला है, ना तो कोई माफी मांगने का मामला है और उसके बाद से लेके आज तक ना तो कोई माफीनामा आया है और ना ही किसी अच्छी किताब में ऐसा जिक्र आया है। तो कहीं कोई स्रोत उसका है ही नहीं, तो वो झूठ है पूरी तरह से। सावरकर को बचाने के लिए, सावरकर को डिफेंड कराने के लिए गढ़ा हुआ झूठ था। शायद चित्रा जी ने सोचा होगा कि यहाँ पर वो पॉइंट रख देने के बाद सब लोग खामोश हो जाएंगे, लेकिन जब जवाब मिल गया तो उल्टा वो खामोश हो गई। इतनी सी बात है। तो सर जिस तरह से आपने बोला उन्हें कि वो बहुत अच्छे एंकरिंग कर रही थी, उन्होंने गांधी जी भी बोला, काफ़ी सारी चीज़ें बोली। लेकिन वो अब देखा जाए कि सोशल मीडिया पर आप पे काफ़ी सारे आरोप लगा रही हैं। इसके ऊपर क्या कहना है आपका? नहीं, आरोप तो मेरे ऊपर कोई नहीं लगा रही है, वो चिढ़ी हुई है। आरोप तो कोई नहीं लगा रही है। आरोप क्या लगा रही है? वो आरोप तो मेरे ऊपर कोई नहीं लगा रही है। उस दिन उन्होंने वाकई अच्छी एंकरिंग की और शायद ये अच्छी एंकरिंग उनको भारी पड़ गई, हो सकता है डांट वांट पड़ी हो। अब देखिए, सब अपनी अपनी छवि के गुलाम है। सोशल मीडिया पे उनकी एक छवि है गोदी मीडिया के हिस्से के रूप में, और हुआ ये कि उनके मंच पे सारा कुछ उल्टा स्थापित हो गया। ये स्थापित हो गया कि नाभा में कोई माफीनामा नहीं मांगा था। कई वीडियोस अभी नहीं आए हैं, जो कंप्लीट वीडियो है अगर आप देखेंगे उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वहां पे ये भी स्थापित हो गया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक और सही तरीके से बने थे। ये सारा कुछ जितने भी व्हाट्सएप के वो लोग फॉरवर्ड लेके आए, सबको मैंने वहां पे बाकायदा तथ्यों के साथ खत्म कर दिया। तो अब जब ये गया होगा तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगा हो, कुछ लोग जो आप समझ रही हैं क्या स्थापित करना चाहते हैं, उन लोगों को बुरा लगा हो। और अब सोशल मीडिया पे अपनी छवि बचानी होती है सबको। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी छवि बचाने के लिए, अपना टीआरपी बचाने के लिए सब लोग करते रहते हैं। आरोप आरोप कोई नहीं लगा रही है वो। वहां पे शांत हो गई थी। दोनों जो विद्वान तथाकथित थे वो भी शांत हो गए थे, किसी के पास जवाब नहीं था। लेकिन अब हुआ ये कि वो छोटा सा वीडियो काट के लोगों ने चला दिया, तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा शोर मच गया। तो उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लगी होगी कि अरे यार, हम तो सावरकर वाले हैं और यहाँ पर तो नेहरू वाली बात सही साबित हो गई। तो फिर वो अपना डिफेंड वगैरह कर रही हैं, लेकिन बहुत बचकानी हरकतें हैं, उससे कुछ होता नहीं है। देखिए, इतिहास जो है वो किसी डिबेट में तय नहीं होता है। इतिहास तथ्यों से तय होता है। उस दिन भी वो अपने मोबाइल पे जो मुझे दिखा रही थी वो फेसबुक का स्टेटस था। मैं चाहता तो वहीं कह सकता था, लेकिन मेरा इरादा किसी का अपमान करना नहीं था। मेरा इरादा उनका अपमान भी नहीं करना था। इसलिए मान अपमान के चक्कर में पड़ने की जगह मैंने तथ्य वहां पर दिए और साफ साफ तथ्य लोगों के सामने रख दिए। लोगों ने तालियां बजा के स्वीकार किया और चित्रा जी चुप हो गई। लेकिन अब उसके बाद सोशल मीडिया पे करना पड़ता है, मार्केट है बहुत सारा, अपनी छवि बचाने के लिए करना पड़ता है। वो साबित करने की कोशिश करनी है कि नहीं भाई, मैं प्रोग्रेसिव नहीं हुई हूँ, मैं कुछ और नहीं हुई हूँ, मैं तो गोदी मीडिया ही हूँ। तो उनकी मजबूरी है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। सर तो क्या लगता है बार बार जब सावरकर के माफीनामे की बात होती है तो उन्हें जोड़ा जाता है कि नेहरू ने भी तो ऐसा किया था, तो क्या वजह है कि सावरकर के साथ नेहरू को भी साथ में जोड़ा जाता है? भाई, कोई आपको चोर कह रहा है तो आप साबित करने की कोशिश कीजिए कि वो भी तो चोर है, अकेला मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन आपके कहने से तो नहीं हो जाएगा ना। सावरकर के जो माफीनामे हैं, एक दक्षिणपंथी इतिहासकार थे आरसी मजूमदार, जो सावरकर के और बाकी सारे लोगों के प्रशंसक थे, उनको दिया गया था, उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया था अंडमान पर किताब लिखने का, अंडमान पर रिसर्च करने का।
तो उन्होंने पीनल सेटलमेंट्स इन अंडमान करके किताब लिखी 1970s में, और सबसे पहले सावरकर का माफीनामा उसी में आया। तो सावरकर का माफीनामा कोई वामपंथी, कोई कांग्रेसी ढूंढ के नहीं लाया, एक दक्षिणपंथी इतिहासकार, चूंकि इतिहासकार ईमानदार थे, वो वाकई इतिहासकार थे, आजकल के जो सोशल मीडिया ट्रॉल्स हैं वो नहीं थे, तो वो ढूंढ के ले आए। अब वो उसके बाद एक के बाद एक सारे उनके माफीनामे बाहर निकल के आ गए। तो सावरकर के माफीनामे तो घर घर में हैं, सब जानते हैं, आपको ही ढूंढेगा मिल जाएगा। मैंने अपनी किताब में, विक्रम संपत उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, 2 खंडों में मोटी मोटी किताब लिखी है। पहले खंड में उन्होंने, दूसरे खंड में उन्होंने सारे माफीनामे छाप दिए हैं, पहले पहले खंड में शायद उन्होंने सारे माफीनामे छाप दिए हैं। तो उनके माफीनामे की बात तो 100% एस्टैब्लिश्ड है, सारे लोग जानते हैं और मानते हैं इस बात को। और उसके चलते नेहरू के लिए एक ऐसा माफीनामा इन्वेंट किया जाता है जो है ही नहीं दुनिया में। तो मैं तो कह रहा हूं कि कागज दिखा दो, लेकिन वो कह रहे हैं कागज नहीं दिखाएंगे, नाभा नाभा चिल्लाएंगे, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे, तो कोई क्या कर सकता है। सर, तो क्या लगता है आपको, क्या जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठकर ऐसे पोस्ट दिखाए जाते हैं, इससे मतलब क्या असर पड़ता है लोगों को? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी लोग उन्हें सच मानकर ऐसा मान लेते हैं। अब लोग मान लेते हैं, लोगों की समस्या है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जिस तरह का समाज बना है उसमें इतिहास पढ़ने, पढ़ाने, तथ्यों तक जाने का समय किसी के पास नहीं बचा है। और तीसरा, हमारा समाज जो है बेसिकली पार्टीज में बट गया है, आधे लोग एक तरफ हैं, आधे लोग एक तरफ हैं। तो दूसरा सच मानने को कोई तैयार ही नहीं होता। जो सच उनको सूट करता है, बस वही सच मानते हैं। उसके अलावा किसी चीज को सच नहीं मानते। बहुतों को अंदर से पता होता है कि झूठ है, लेकिन उस झूठ से उनका फायदा हो रहा है, इसलिए वो झूठ बोलते रहते हैं और मानते रहते हैं। और दूसरी बात कि सोशल मीडिया की ये ताकत है कि आपके पास कोई चमकती हुई चीज आती है, आपको लगता है अरे यही सही होगा। तो वैसे में मुझे लगता है कि लिखने पढ़ने वाले लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि उसी तरह से, उसी स्टाइल में, वैसे ही ऑडियो विजुअल्स के साथ लोगों तक सच पहुंचा जाए। तो मैंने किताब भी लिखी है, यूट्यूब भी चलाता हूँ, सोशल मीडिया पे भी लिखता हूँ, और जब मौका मिला, आज तक ने बुलाया, तो वहां जाके मैंने यही काम किया। मुझे लगता है कि और दोस्तों को भी ये काम करना चाहिए, लगातार कर रहे हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, तो क्यों बार-बार मतलब नाभा का नाम लिया जाता है जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है? तो किसके पीछे क्या वजह हो सकती है आप कि बार-बार? रेपिटेटिव सवाल पूछ रही हैं, इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि नाभा का एक किस्सा हुआ था जहां नेहरू जी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद उनको बाकायदा 2.5 साल की जेल हुई, लेकिन जेल की सजा होने के साथ साथ ही उनको रिहा भी कर दिया गया और नाभा से बाहर जाने के लिए कहा गया। ये पूरा किस्सा है। नेहरू अपनी किताब में साफ साफ बताते हैं कि कहीं भी कभी भी मुझे ना तो कोई पत्र दिखाया गया, ना तो मेरा जो फैसला मुकदमे का हुआ था वो मुझे दिखाया गया, ना मुझे कोई लेटर दिखाया गया। तो वहां कोई बांट-बांट का मामला ही नहीं है। सच्चाई ये है कि वायसराय ने सीधे वहां पे टेलीग्राम भेजा था कि भाई इन लोगों को रिहा करो, क्योंकि वायसराय को डर था, नाभा में आंदोलन चल रहा था। जो नाभा के महाराजा थे रिपुदमन सिंह, उनको बर्खास्त करके देहरादून में लगभग गिरफ्तार रखा गया था, और अपनी एक कठपुतली सरकार वहां पे बनाई गई थी। रिपुदमन सिंह वहां पे बहुत पॉपुलर थे। तो वैसे ही जनता गुस्से में थी। जैतों में लगातार, नाभा में लगातार जत्थे आ रहे थे पूरे पंजाब से। आपको शायद पता हो कि इन जत्थों को भगत सिंह भी सपोर्ट कर रहे थे। तो एक तो वैसे ही पंजाब में आग लगी हुई थी, और उनको लगा अगर हम नेहरू को गिरफ्तार करते हैं, कांग्रेस इसमें पड़ गई, तब तो हमारे लिए और बुरी हालत हो जाएगी। तो बिल्कुल वो नहीं चाह रहे थे कि नेहरू की गिरफ्तारी हो, इसलिए उन्होंने बाकायदा टेलीग्राम किया इस बात के लिए कि इनको तुरंत रिहा किया जाए, और नेहरू को रिहा कर दिया गया। इतनी सी कहानी है। इसमें ना कोई माफीनामा है, ना कोई बांड है। नेहरू ने सबसे पहले खुद लिखा। अगर नेहरू को लगता कि गलत मैंने कुछ किया है, तो वो अपनी किताब में लिखते ही नहीं। तो नेहरू ने खुद लिखा और सारे लोगों ने वहीं से कोट किया हुआ है। अब उसमें बांड माफीनामा कहां से आ गया, ये सिर्फ आपको संघी बता सकते हैं। सर, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि जो सावरकर हैं, उनके जो माफीनामा है, उसके पीछे क्या वजह है? क्यों बार-बार उसे मतलब छुपाने के लिए दूसरे लोगों का नाम उठाया जाता है? भाई पूरे के पूरा देखिए, जो पूरा का पूरा दक्षिणपंथी गिरोह है, उसमें सिर्फ एक आदमी है जिसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। उन कम से कम जेल जाने से पहले, अंडमान जाने से पहले सावरकर ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। ये बात मैंने वहां भी कही थी, और ये बात तो बिल्कुल सही है कि 1857 को बड़ी अच्छी किताब लिखी, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, सारा कुछ किया। उसके बाद गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होने के बाद शायद डर गए और लगातार माफिया मांगने लगे, माफिया मांग के रिहा हुए। और रिहा होने के बाद 1937 में जब पूरी तरह से उनको आजाद कर दिया गया, तो उन्होंने कभी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोला नहीं। ये हकीकत है, ये एकदम मतलब स्थापित तथ्य है, इससे किसी को कहीं कोई दिक्कत है भी नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये लोग चाहते हैं कि 1909 के पहले वाले सावरकर का ही गुण गाया जाए, 1909 के बाद वाले का ना गाया जाए। अब ले दे के सोचिए, पूरे कुनबे में एक तो आदमी मिला जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और वो भी माफी मांग के रिहा हो गया। तो वो धब्बा बुरा तो लगता है इनको। तो ये चाहते हैं कि 1909 तक पे खूब बात हो, जब तक वो जेल गए। लेकिन जेल से निकलने के बाद क्या किया, किस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, किस तरह से अंग्रेजों का साथ दिया 1942 में, ये सब बात करने पे चिढ़ जाते हैं।
तो अब घर में एक ही हीरो हो, एक ही कमाऊ पूत हो और उसके ऊपर भी करप्शन का आरोप लग जाए तो दिक्कत तो होगी ना। तो वही दिक्कत है इनकी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने जिस तरह से बताया कि कैसे सावरकर ने अपना माफीनामा मांगा या फिर बार बार नेहरू का नाम क्यों उछाला जाता है हमारे दर्शकों को बताने के लिए। सर आए दिन ऐसे मतलब जो एंकर हैं वो झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं, फिर भी जो जो झूठ बोलना है वो लोग नहीं छोड़ते। तो आप मतलब क्या बोलना चाहेंगे उन एंकर्स पे जो झूठ भी बोलते हैं, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो छोड़ते नहीं उस चीज को? नहीं, मैं यही कहूंगा कि लगातार झूठ बोलते रहें, पकड़े जाने के बाद भी वो झूठ बोलते रहें, ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन बेचारों की नौकरी चली जाएगी। जिन्होंने सच बोलने की कोशिश की सबको नौकरियां या तो छोड़नी पड़ी या नौकरी से निकाल दिया गया। मैं नहीं चाहता हूं किसी की दाल रोटी बंद हो, इसलिए झूठ बोलते रहें। जब तक उनको झूठ बोलने का काम दिया गया है झूठ बोलते रहें। उस झूठ को झूठ साबित करने का काम हमारा है, हम करते रहेंगे। सर तो आपको क्या लगता है कि जितने भी ये झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ये सब विपक्ष के लिए है? मतलब विपक्ष के लिए ही सब तरह की जो चालबाजियां हैं या फिर पूरी पत्रकारिता है ये की जा रही है? नहीं, ये पत्रकारिता है ही नहीं। एंकर थोड़े पत्रकार होता है। पत्रकार वो होता है जो जनता के बीच में जाता है, खबर लेके आता है, रिपोर्टिंग करता है। ये लोग क्या करते हैं, बना के स्क्रिप्ट कोई और देता है, केवल पढ़ना होता है, बैठ के मुर्गे लड़ाने होते हैं। ये पत्रकारिता थोड़ी होती है। ये लोग सिर्फ एंकर हैं, प्रेजेंटर हैं, एक्टर्स हैं। इससे ज्यादा मैं इनको पत्रकार नहीं मानता। इन्होंने जिंदगी में कोई रिपोर्टिंग नहीं की, कहा पत्रकार। बहुत होता है तो चुनाव के टाइम चले जाते हैं, 3 लोगों के मुंह में माइक डाल के पूछ लेते हैं। इससे ज्यादा इन लोगों ने क्या पत्रकारिता की है? कौन सी ऐसी रिपोर्ट लेके आई जो देश के लिए बड़ी फायदेमंद हो, या जो सरकार पे सवाल उठाती हो, किसी भी सरकार पे। मैं कह रहा हूं कांग्रेस की सरकार पे सवाल उठाती हो, बीजेपी की सरकार पे, सपा की सरकार पे, आरजेडी की सरकार पे, ऐसी कोई सवाल उठाती हुई रिपोर्ट लेके ये लोग आए? कोई एनालिसिस आपको ऐसी दी है जो एक अल्टरनेटिव कहीं दिखाए? कुछ नहीं। तो ये तो एंकर है, बेसिकली एक्टर्स हैं ये। तो अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। मैंने यही कहा कि एक्टिंग करते रहे ताकि दाल रोटी घर की चलती रहे। दाल रोटी जरूरी है, सबको ईएमआई देनी है, बच्चों को पढ़ाना है, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो वो करते रहे। बट दे आर नॉट जर्नलिस्ट, दे आर जस्ट एंकर्स। एंड मैं तो कहूंगा कि दे आर इनफैक्ट दे आर एक्टर्स। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं जो ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो लोग एक्टर्स हैं, असल में असली पत्रकार नहीं है? बिल्कुल। कोई और इनको अपनी उंगलियों से नचा रहा है। सर तो वो कोई और कौन है, खुल के जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन है जिसके लिए जिनके ये इशारे बैटिंग कर पर रहे हैं, ये ये बताने सब की दर्शक इतने पत्रकार मूर्ख नहीं होते। काम दर्शक कर इतने रहे हैं? मूर्ख नहीं होते हैं। दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं कोई और कौन है। और दर्शकों की बुद्धि पे हमें हमेशा भरोसा करना चाहिए। दर्शक समझ जाएंगे कोई और कौन है। जी सर, तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कि किस तरह से आपने बताया कि नेहरू को लेकर बार-बार सवाल खड़े किए जाते हैं जिसमें सच्चाई नहीं है। वहीं सावरकर को लेकर लोग बार-बार उनसे बोलते हैं कि उन्होंने माफीनामा जो मांगा उनकी कोई वजह रही होंगी जिस वजह से उन्होंने माफीनामे मांगे, या फिर कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि वो काफी अच्छे इंसान थे। मतलब ये सब चीजें मिला-जुला कर आपस में जोड़कर जब भी सावरकर के माफीनामे की बात होती है तो नेहरू को हमेशा उसमें जोड़ा जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे भी बात करने के लिए, मैंने हमारे दर्शकों को ये मैंने समझाने सावरकर के पर लिए। एक पूरी किताब लिखी है, सावरकर काला पानी, और उसके बाद बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अमेज़न पे भी है, लाइब्रेरीज़ में भी। मैं चाहूँगा कि जिन दर्शकों को वाक़ई जानना है कि इन माफ़ीनामों की वजह क्या थी, ये माफ़ीनामे क्यों लिखे गए, इन माफ़ीनामों के बाद क्या हुआ, जेल में जाने के पहले सावरकर कैसे थे, जेल से निकलने के बाद कैसे सावरकर हुए, अगर वाक़ई कोई समझना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उसको एक बार इस किताब को पढ़ लेना चाहिए। 2-250 पेज की किताब है, उसको सारे तथ्य मिल जाएँगे। आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और दर्शकों बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बोलता हिंदुस्तान।